लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग अपना एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं और आने वाली वैकेंसी में अगर आप पीएलटी, टीजीटी और पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं तो राजनीति विज्ञान के लिए हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है और उस बैच में एडमिशन लेने के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप शुरू से ही कक्षाओं को लेते हैं तो उसका एक लाभ होता है। लाभ ये है कि आप कई बार उसको रिपीट कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। वैसे भी आपको यह बात मालूम होगा कि राजनीति विज्ञान एक अवधारणात्मक विषय है, इसलिए यह समझने में विलम्ब होता है, लेकिन अगर समझ में आ जाता है तो ये भूलता नहीं है। इसलिए इसके एनालिसिस के आधार पर इस विषय का क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि विज्ञापन यथाशीघ्र आने की संभावना है, एएलटी का विज्ञापन संभावना है कि 15 से 20 नवंबर में आ जाए और उसी के जस्ट बाद टीजीटी और पीजीटी का भी विज्ञापन आ सकता है। इसलिए घबराने की बात नहीं उन विद्यार्थियों के लिए जिनका किन्हीं कारणों से इस बार के एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त नहीं हो पाई है। क्योंकि विज्ञापन लगातार है, इसलिए इसका फ़ायदा उठाने के लिए आप कंटिन्यूअस अभी से प्रयास करिए और राजनीति विज्ञान को पढ़ने का आज शुरुआत से ही तथा अभ्यास और प्रीवियस ईयर के सवालों को लगाना आज से ही स्टार्ट करिए। खास करके इस बात का अवश्य मूल्यांकन करिए जिसके कारण इस बार के एग्ज़ाम में आपको सफलता हासिल नहीं हो पाई। क्योंकि यह एग्ज़ाम और इस बार का मेरिट बहुत ही कम पर हुआ और इसमें राजनीति विज्ञान की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। तो अगर आप तैयारी करना स्टार्ट किए हैं एएलटी का और टीजीटी पीजीटी का, एएलटी और टीजीटी पीजीटी का, तो हमारा यह क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। पिछले कई वर्षों से यह क्लास हमारा चल रहा है और जिन विद्यार्थियों ने क्लास को अटेंड किया उन विद्यार्थियों ने सफलता को हासिल किया। हमारे ऑनलाइन क्लास के विद्यार्थी रामधवर प्रजापति के द्वारा ऑल ओवर यूपी में सेकंड रैंक को हासिल करके इसको सिद्ध कर दिया गया कि ऑफलाइन के समान ही हमारा ऑनलाइन क्लास भी चल रहा है। ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो रहा है और ऑफलाइन क्लास हमारा 9 तारीख अर्थात कल से ही स्टार्ट होगा और यह क्लास शाम को 4 बजे स्टार्ट हो रहा है विजन आईएएस कैंपस एलनगंज में। तो ये तो बात आपके लिए सूचना के रूप में था। आपको यह बात भली भांति मालूम है कि संपूर्ण पाठ्यक्रम की तैयारी के बगैर आप सफलता की उम्मीद नहीं कर सकते। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत पॉलिटिकल थ्योरी, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, भारतीय राजनीतिक विचारक तथा भारत का संविधान, यह 3 महत्वपूर्ण टॉपिक है एएलटी और टीजीटी का। लेकिन अगर आप तैयारी पीजीटी की कर रहे हैं तो आप समझ लें कि इसका पाठ्यक्रम कमोबेश वही है जो पाठ्यक्रम राजनीति विज्ञान के लिए यूजीसी नेट और जेआरएफ के लिए निर्धारित किया गया है। थोड़ा बहुत कम हो सकता है, लेकिन आपको तैयारी उसी के समानांतर करने की आवश्यकता है। टीजीटी पीजीटी के संदर्भ में पीजीटी का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसमें 3 महत्वपूर्ण टॉपिक जो एएलटी और टीजीटी के लिए है, उसके अतिरिक्त भी इसमें
आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तुलनात्मक राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का भी अध्ययन करना है। ये 6 पार्ट बड़े पार्ट बनते हैं जहाँ से आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। देखिए, हर एक पार्ट को पहले निर्धारित करें, अपनी डायरी में इस बात को लिखें। खास करके वे विद्यार्थी जो किन्हीं कारणों से इस बार के एग्ज़ाम में सफल नहीं हो पाए, आप पुराना नोट्स को छोड़ दें, नए नोट्स के साथ नए डायरी में पहले पाठ्यक्रम को लगाएं और पाठ्यक्रम को लगाने के बाद टॉपिक को आप इंडिकेट करें। टॉपिक के अंतर्गत जो सब टॉपिक है उसको भी निर्धारित करें और उसको निर्धारित करने के बाद न केवल उसका अध्ययन करें बल्कि उस टॉपिक के ऊपर जो सवाल प्रीवियस ईयर में पूछा गया उसको वहीं अपने डायरी में नोट करें और उसके अतिरिक्त जो सवाल बन सकते हैं जो हम लोग क्लास में करेंगे उसका भी निरंतर अभ्यास करें। देखिए, एक बात चेतावनी के रूप में है, खास करके उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, उनको यह बात अब भली भांति मालूम हो गया होगा कि उनके न होने का कारण है आते हुए सवालों का गलत हो जाना। इसलिए अच्छा विद्यार्थी वह है जो पहले ही रणनीति का निर्धारण करे और इस रणनीति के अंतर्गत इस बात को डिसाइड कर ले कि आते हुए सवाल हमारे गलत नहीं होंगे। और दूसरा जो कठिन सवाल है, जो अवधारणात्मक सवाल है, वह सवाल हमारा हर हाल में सही होगा, क्योंकि आते हुए सवाल तो हर एक विद्यार्थी के सही होते हैं, उसका गलत होना यह एकदम गलत है। लेकिन कठिन सवाल कम विद्यार्थी के सही होते हैं, इसका होना इस बात का पक्का वादा है कि हमारा चयन अवश्य हो जाएगा। इसलिए कठिन सवालों को सही करना और सरल या आते हुए सवालों को गलत होने से रोकना ही सफलता का मूल आधार है। इसलिए निराश होने की बात नहीं है। आप तैयारी आज से ही हमारे साथ स्टार्ट करें, चाहे एलटी का हो, टीजीटी का हो, पीजीटी का हो। हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि चाहे ऑनलाइन के क्लास में आप हों, चाहे ऑफलाइन के क्लास में हो, आपका कोई भी सवाल जो राजनीति विज्ञान का है वह गलत नहीं होगा। केवल और केवल आपको विश्वास करके इस बात का प्रयास करना है कि जो आपको पढ़ाया गया है वह आपका एकदम पूर्ण रूप से सही होना चाहिए। उसका आप बार बार प्रयास करें, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए इस बात का निर्धारण करना बेहद आवश्यक होता है कि हम किस चीज़ को पढ़ें और किस चीज़ को ना पढ़ें। यह केवल और केवल अनुभव के द्वारा ही प्राप्त होता है। जो बात मैं आपको बतलाऊंगा अपने हर एक क्लास में कि आपको इसको पढ़ना है और इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। खैर, तो ये बात तो हम लोगों की रहा। इसी संदर्भ में आपको एक अवधारणा की बात हम बतलाना चाहते हैं। संपूर्ण राजनीति विज्ञान के अंतर्गत मार्क्सवाद एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, एक महत्वपूर्ण वाद है और यह मार्क्सवाद मार्क्स के सिद्धांतों के ऊपर आधारित है। एक तरफ संपूर्ण राजनीतिक विचारक और दूसरी तरफ कार्ल मार्क्स के द्वारा जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया, उन सिद्धांतों के प्रतिपादन के परिणाम स्वरूप अनेक नई विचारधाराओं का जन्म हो गया, प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि पूंजीवाद और उदारवाद का खंडन करके उसको समूल रूप में नष्ट करके
एक नई व्यवस्था, एक नई सामाजिक अवधारणा की परिकल्पना कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया। इसलिए राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत इस आलोचना के प्रत्युत्तर में नई विचारधाराओं का जन्म हुआ। इसी कार्ल मार्क्स के द्वारा जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया उसका मूल बिंदु क्या रहा, यह आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसको कहा जाता है आर्थिक निर्धारणवाद। आर्थिक निर्धारणवाद। इसलिए आपको अगर यह सवाल पूछा गया कि आर्थिक निर्धारणवाद की संकल्पना किसने दिया या किस विचारधारा से संबंधित है, तो आपको लगाना है कार्ल मार्क्स या मार्क्सवाद। बट आर्थिक निर्धारणवाद और कार्ल मार्क्स के इसी अवधारणा के संदर्भ में जब इस बात को बतला दिया गया कि यह संपूर्ण संसार केवल आर्थिक प्रत्ययों की प्रतिच्छाया है, बाद में इसकी आलोचना हुई कि केवल आर्थिक क्रिया प्रतिक्रिया ही संपूर्ण दर्शन का आधार कदाचित नहीं हो सकता। आर्थिक आधार महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी भी दर्शन और सिद्धांत को प्रभावित करने में केवल एक कारक की भूमिका महत्वपूर्ण नहीं होगी। इस बात को लेकर के मार्क्सवाद और कार्ल मार्क्स के विचारों में संशोधन किया गया। कार्ल मार्क्स और मार्क्स के विचारों में संशोधन किया गया। आज जिन लोगों ने संशोधन किया, इन विचारकों को संशोधनवादी, समाजवादी विचारक कहा जाता है। इनको संशोधनवाद या संशोधनवादी समाजवादी चिंतक कहते हैं। और इसमें दो नाम बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें एक नाम आता है बर्नस्टीन का। आपको अपने हर एक एग्ज़ाम के लिए इस बात को याद करना है। और दूसरा इसमें नाम आता है ग्रामशी का। खास करके यह वह विचारक हैं जिनका अध्ययन विद्यार्थी नहीं करता है, लेकिन इससे आपको एलटी में, टीजीटी में या पीजीटी में तो अवश्य ही कोई ना कोई सवाल पूछा जाता रहता है। तो यहाँ पर बात है क्या, ग्रामशी को भी संशोधनवादी कहा जाता है, जिसने मार्क्स के विचारों में संशोधन किया। और बर्नस्टीन के द्वारा भी संशोधन किया गया, इसलिए बर्नस्टीन को भी संशोधनवादी, मार्क्सवादी विचारक के नाम से जानते हैं। ग्रामशी के द्वारा कार्ल मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद का खंडन किया गया। आपको आ गया कि कार्ल मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद का खंडन किसने किया, तो आपको लगाना है ग्रामशी। और ग्रामशी का संबंध है कहाँ से, ये इटली के विचारक हैं। ये इटली के विचारक हैं और इनके ऊपर क्रोचे का प्रभाव पड़ा। आपको यह सवाल भी पूछा जाए कि ग्रामशी के ऊपर, इटली के विचारक ग्रामशी के ऊपर किसका प्रभाव रहा, क्रोचे का। और इसी के संदर्भ में इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसको राज्य के सापेक्ष
स्वायत्तता का विचार कहते हैं। इसलिए यह सवाल भी आपके एग्जाम में आएगा, इसको नोट कर लें। और राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता का सिद्धांत, जिसका अर्थ है कि राज्य अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है और अर्थव्यवस्था से वह प्रभावित होता भी है। वह अर्थव्यवस्था से प्रभावित भी होता है। इसलिए इन्होंने राज्य के सापेक्ष स्वायत्तता का विचार दिया। हमको आएगा कि ग्रामशी के इस विचार पर किसका प्रभाव पड़ा है, तो आपको बतलाना है कि इस पर प्रभाव पड़ा है किसका, क्रोचे का। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि ग्रामशी के द्वारा एक पुस्तक का लेखन किया गया और उस पुस्तक का नाम है प्रिजन्स नोटबुक। आपको अगर यह सवाल पूछा गया कि प्रिजन्स नोटबुक नामक पुस्तक का लेखक कौन है, तो आपको बतलाना है कि इस पुस्तक का लेखक है कौन, ग्रामशी। ग्रामशी के द्वारा एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, और वह अवधारणा ग्रामशी के ही नहीं बल्कि संपूर्ण राजनीति विज्ञान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक है, और उसका नाम है प्राधान्य या आधिपत्य की अवधारणा। यह बात आपके एग्जाम में कई बार आया, इसको नोट कर लीजिए। प्राधान्य या आधिपत्य का सिद्धांत किसने दिया? सबसे पहले आपको यह समझना कि प्राधान्य या आधिपत्य क्या है। साधारण रूप में अनेक लोग यह समझ बैठते हैं कि प्राधान्य का अर्थ केवल प्रभुत्व है। प्राधान्य का अर्थ क्या है? केवल प्रभुत्व है, परंतु यह समझना नकारात्मक अवधारणा है। ग्रामशी के द्वारा आधिपत्य या प्राधान्य का प्रयोग सकारात्मक अर्थ में किया गया, और सकारात्मक अर्थ में इनके द्वारा आधिपत्य को बतलाया गया कि यह एक प्रकार की सहमति है। इसलिए अगर हमको सवाल आ गया कि इन्होंने प्राधान्य या आधिपत्य का प्रयोग किस अर्थ में किया, तो आपको लगाना है सहमति के अर्थ में। और दूसरा, इन्होंने इसका प्रयोग किया है किसके अर्थ में? नेतृत्व के अर्थ में। दो के संदर्भ में इसका प्रयोग किया, एक सहमति और दूसरा नेतृत्व। नेतृत्व को इन्होंने पुनः डिफाइन किया कि यह नेतृत्व कैसा है? वैचारिक नेतृत्व है।
कहा कि यह नेतृत्व कैसा होगा, कहा कि यह वैचारिक नेतृत्व होगा। और वैचारिक नेतृत्व के संदर्भ में ग्रामशी के द्वारा बतलाने का प्रयास किया गया कि यह वैचारिक नेतृत्व प्राधान्य या आधिपत्य का सिद्धांत यही वह सिद्धांत है जिसके परिणाम स्वरूप पश्चिमी यूरोपीय देशों में पूंजीवाद को खत्म नहीं किया जा सका, जबकि कार्ल मार्क्स ने आर्थिक निर्धारणवाद के अंतर्गत इस बात की भविष्यवाणी की थी कि पूंजीवाद चरमोत्कर्ष पर होगा, और जब पूंजीवाद चरमोत्कर्ष पर होगा तो उसी के समानांतर मजदूर वर्ग के दशा खराब होगी और अंततः वह संगठित होगा और उसके विरुद्ध क्रांति कर देगा, पूंजीवाद खत्म हो जाएगा। बट ऐसा हुआ नहीं। तो यह ऐसा क्यों नहीं हुआ, इस बात का उत्तर देने के लिए ग्रामशी के द्वारा प्राधान्य या आधिपत्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, इसका विश्लेषण किया गया। यद्यपि आपको यह बात मालूम होगा कि ग्रामशी ने 1917 के बोल्शेविक क्रांति की प्रशंसा की थी, परंतु उन्होंने कहा कि बोल्शेविक क्रांति जो रूस में हुई वहाँ की परिस्थिति और पश्चिमी यूरोपीय उन्नत पूंजीवादी देशों की परिस्थिति में अंतर है। जब अंतर है तो यहाँ पर वह क्रांति सफल नहीं हो पाई। कहा कैसे, कहा कि रूस में सामंतवादी पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी, जबकि पश्चिमी यूरोप में उन्नत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, और उसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर ग्रामशी के द्वारा बतलाया गया कि एक प्रकार का बुद्धिजीवी वर्ग की संकल्पना दी गई। इसलिए अगर हमको यह सवाल आ गया कि बुद्धिजीवी वर्ग की संकल्पना किसने दिया है, तो आपको ग्रामशी लगाना है। बुद्धिजीवी वर्ग में भी इनके द्वारा दो बुद्धिजीवी वर्ग की बात की गई। पहला है परंपरागत बुद्धिजीवी वर्ग, परंपरागत बुद्धिजीवी वर्ग, और दूसरा इनके द्वारा बतलाया गया संगठित बुद्धिजीवी वर्ग। आपको यह बात याद रखना है कि परंपरागत बुद्धिजीवी वर्ग और दूसरा संगठित बुद्धिजीवी वर्ग, और संगठित बुद्धिजीवी वर्ग को ही इनके द्वारा साम्यवादी दल के नाम से संबोधित किया गया। और साम्यवादी दल को इन्होंने आधुनिक प्रिंस कहा। क्या कहा है? आधुनिक प्रिंस कहा। इसलिए हमको अगर सवाल आएगा कि आधुनिक प्रिंस के अवधारणा किसकी है, तो आपको बतलाना है कि आधुनिक प्रिंस की अवधारणा ग्रामशी की है। और ग्रामशी ने किसको कहा? साम्यवादी दल को। और साम्यवादी दल को क्यों कहा? क्योंकि वह संगठित बुद्धिजीवी वर्ग होगा। इसके अलावा कौन सा बुद्धिजीवी वर्ग है? तो आपको बतलाना है परंपरागत बुद्धिजीवी वर्ग। इसलिए बुद्धिजीवी वर्ग की संकल्पना किसकी है? ग्रामशी की। प्रभुत्व या प्राधान्य की अवधारणा किसकी है? ग्रामशी के द्वारा प्राधान्य वर्ग के अवधारणा का प्रयोग नकारात्मक अर्थ में किया या सकारात्मक अर्थ में, तो आपको बतलाना है सकारात्मक अर्थ में। सकारात्मक अर्थ का अर्थ क्या है? सहमति को प्राप्त करना और नेतृत्व करना।
इसके संदर्भ में इन्होंने बतलाया कि पश्चिमी यूरोपीय देशों में कहा कि पश्चिमी यूरोपीय देशों में पश्चिमी यूरोपीय देशों में पश्चिमी यूरोपीय देशों में पूंजीवाद इसलिए बना रहा क्योंकि पूंजीवाद के द्वारा नागरिक समाज के ऊपर नियंत्रण एवं सहमति प्राप्त कर ली गई। नियंत्रण स्थापित करके इसके ऊपर सहमति प्राप्त कर लिया गया। इसलिए पश्चिमी यूरोपीय देशों में पूंजीवादी विचारधारा ने इस पर नियंत्रण असहमति प्राप्त कर लिया। नियंत्रण को ही इनके द्वारा आधिपत्य के नाम से संबोधित किया गया है। आधिपत्य स्थापित कर लिया गया। नागरिक समाज का आशय क्या होता है? कहा कि नागरिक समाज का अर्थ है चर्च, स्कूल, विश्वविद्यालय, परिवार एवं अन्य सामाजिक संगठन और इन संगठनों पर आधिपत्य स्थापित करके पूंजीपति वर्ग के द्वारा अपनी मान्यता एवं इस वर्ग की सहमति को प्राप्त कर लिया गया। इसी को सहमति या प्राधान्य या आधिपत्य का सिद्धांत कहते हैं। इसलिए ग्रामशी के संदर्भ में आपके ILT, TGT और PGT के एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है, जिन सवालों की हमने आपसे चर्चा की। आप इसको पढ़ते समय इस बात को देखें कि ग्रामशी कौन था, ग्रामशी कब आता है, इसके ऊपर किसका प्रभाव है, इसके कौन सी किताब है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत इसका कौन सा है, प्राधान्य का या आधिपत्य का प्रयोग किन अर्थों में किया है और यह आधिपत्य किसके द्वारा किसके ऊपर स्थापित हो जाता है। पश्चिमी यूरोपीय देशों में पूंजीवाद के बने रहने का मूल कारण क्या बतलाया है। इसलिए यह आधिपत्य का सिद्धांत वह सिद्धांत है जिसमें पूंजीपति अपनी विचारधारा को नागरिक समाज के ऊपर आधिपत्य के रूप में स्थापित कर देता है और उनसे सहमति प्राप्त कर लेता है। तो यह बात हमारा आज आपके लिए था। आज थोड़ा आपको सूचना भी देना था और आपको कुछ बातें महत्वपूर्ण है जो एग्ज़ाम के लिए उसको बतलाना भी था। इसमें हमने इसलिए ग्रामशी का चुनाव किया क्योंकि इसको विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही कम पढ़ते हैं। लेकिन जो बात मैंने आपको बतलाया, सवाल आपके एग्ज़ाम में केवल यहीं से बनते हैं। यह पहले भी हमने कहा कि विद्यार्थी और शिक्षक दोनों को ही इस बात का ज्ञान होना सफलता के लिए बेहद आवश्यक है कि उसे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि पाठ्यक्रम के रूप में आपने देखा है कि ये बड़ा पाठ्यक्रम सिलेबस है। ALT और TGT में आपको 2 विषयों का अध्ययन करना है। ALT की अगर बात करूं तो 2 विषय के साथ साथ संपूर्ण GS का भी अध्ययन करना है।
चूँकि उसमें माइनस मार्किंग है, इसलिए क्लियर कट का होना बहुत आवश्यक है। कन्फ्यूज़न आपका वही सवाल गलत नहीं करता है, बल्कि आपके द्वारा इसके पहले सही किया गया सवाल भी वह गलत बना देता है। इसलिए इसमें आपको बहुत ही अलर्ट होकर के इस एग्ज़ाम की तैयारी करना है। कंपटीशन बहुत है, लेकिन प्रयास से हर चीज़ मिल जाता है। हमारी शुभकामना है। आज की बात ग्रामसी के संदर्भ में यहाँ तक थी। ALT, TGT, PGT की कक्षाएं प्रारंभ हैं। उसमें एडमिशन लेने के लिए दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके संपूर्ण जानकारी हासिल करते हुए हमारी क्लास में आप जुड़ सकते हैं। आज चलिए, आज की बात यहाँ तक। क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।